यहाँ पर अगर आप देखते हो तो लोग तवाफ़ कर रहे हैं और जो मुसल्ले थे, जो 4 मुसल्ले थे, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। सो ये मक्का की हुदूद थी, यहाँ से आगे नॉन मुस्लिम्स को इंटर होने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन डायरेक्टर ने वही वाला लाइफस्टाइल अपना के इस फिल्म को शूट किया था। बाबुस सलाम जो कि मस्जिद का एक बहुत पुराना गेट हुआ करता था, हाँ अगर आप देखें तो जो मुसल्ले थे उसके अंदर लोग खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन सब एक साथ पढ़ रहे हैं। हज इकराम को सही करने के लिए मस्जिद से बाहर आना पड़ता था। सफ़ा मरवा उस वक़्त मस्जिद के बाहर हुआ करते थे। यहाँ पर हुजाज इकराम के टेंट के अंदर की लाइफ दिखाई है, पर सरप्राइजिंगली आपको यहाँ पे हुक्का या फिर जिसे आजकल शीशा भी कहा जाता है वो भी नज़र आ रहा है। हुजाज इकराम अराफात से निकल रहे हैं, अब इन्होंने मिना पहुँचना है। ऑफकोर्स उसी तरीके से कुछ लोग ऊँट के ऊपर बैठे हुए हैं, ज़्यादातर लोग पैदल चल रहे हैं। एक इंसान शिप के ऊपर वफात पा जाता है। ये काबा के ऊपर बनने वाली सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री थी, जिसका नाम था द ग्रेट मक्का फीस्ट, जो कि एक डच डायरेक्टर ने बनाई थी और वो इंडोनेशियन हाजियों के साथ हिजाज में आए थे, जिसे उस वक्त डच ईस्ट इंडीज कहा जाता था। इसका मकसद एक्चुअली ये था कि उस वक्त तक नॉन मुस्लिम को हिजाज के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, लेकिन डायरेक्टर ने वही वाला लाइफस्टाइल अपना के इस फिल्म को शूट किया था। कुछ लोग कहते हैं कि क्रूगस ने इस्लाम भी कबूल कर लिया था, लेकिन उनकी फैमिली इस चीज़ को डिनाई करती है। खैर ये एक हुज्जाज की जर्नी थी जो कि इंडोनेशिया से स्टार्ट हुई और फिर बाद में जद्दा में पहुंचे और फिर उसके बाद वो सारी जर्नी को उन्होंने कैप्चर किया। और डायरेक्टर की कोशिश थी कि जितनी भी मुकद्दस जगह थी उन्हें दूर से शूट किया जाए, जैसे काबा को या फिर मस्जिद नबवी को दूर से शूट किया, क्योंकि उस वक्त तक मक्का पर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी थी। उस्मानी दौर के कुछ छोटे मोटे क्लिप्स थे, लेकिन चीज़ें प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेड नहीं थी। इस वजह से यूरोप में रहने वाले लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि ये हुज्जाज इकराम कहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर क्या करते हैं और ये सारा प्रोसेस क्या होता है। सोशल मीडिया के ऊपर आपको काबा की जो बहुत पुरानी वीडियोस नज़र आती हैं वो एक्चुअली इसी से ही ली गई हैं, जिसमें कुछ जगह पे क्लेम किया जाता है कि ये 1926 की है, लेकिन ये एक्चुअली 1928 की थी और ये साइलेंट फिल्म थी, इसके साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी। इस तरह से आपको टाइटल्स नज़र आते थे, फिर उसके बाद आगे वीडियो चलती थी। सो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री तो तकरीबन 1 घंटा 14 मिनट की है। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मेन सीन, इंपॉर्टेंट सीन दिखा रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत ये आइडिया होगा कि उस वक्त हज करना कितना मुश्किल काम था। सो डॉक्यूमेंट्री तकरीबन इससे पहले स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पर हुज्जाज इकराम एक शिप के अंदर बैठ रहे हैं और यहाँ पर सारे सामान को लोड किया जा रहा है। यहाँ पर जो आपको टाइटल नज़र आ रहे हैं वो डच ज़बान के अंदर है, क्योंकि डायरेक्टर का ताल्लुक नीदरलैंड से था, इस वजह से जो फिल्म भी बनाई थी वो उसी उसके ऊपर बनाई थी। और अगर हम डायरेक्टर के विकिपीडिया पेज को देखें तो यहाँ पर भी द ग्रेट मक्का फीस्ट आपको टॉप के ऊपर नज़र आती है। खैर ये इस वक्त इंडोनेशिया के शहर पालमबांग के अंदर है, और अगर हम इसको मैप के ऊपर देखें तो ये कुछ इस जगह के ऊपर आता है। यहाँ से एक दरिया निकलता है जिसके ऊपर बंदरगाह थी, जिसमें वो आपको अभी वीडियो के अंदर भी आगे नज़र आएगी। यहाँ से हुज्जाज इकराम सफ़र करते हुए रेड सी से होते जद्दा तक पहुँचा था। सो इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है, जो हुज्जाज इकराम शिप के ऊपर सवार हो रहे हैं और डच ऑफिसर्स भी आपको नज़र आएंगे वीडियो के अंदर। कुछ जगह के ऊपर वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्राउड को देख रहे हैं, क्योंकि उस वक्त डच की हुकूमत थी यहाँ पे। यहाँ पर हमें टाइटल से आइडिया होता है कि शिप जो है मेडिकल चेकअप के लिए एक आइलैंड के ऊपर रुकी थी जिसका नाम सबांग था, और अगर हम मैप के ऊपर देखें तो वो तकरीबन इस जगह के ऊपर बनता है। आज भी ये इंडोनेशिया का ही हिस्सा है। सो अगर आप शिप को देखो तो यहाँ पर वो जिस तरह से हमें पुरानी शिप्स के ऊपर बॉयलर्स नज़र आते थे और धुआं निकल रहा होता था, तो आपको इस तरह का मंजर उसमें नज़र आएगा, क्योंकि हम तारीख में तकरीबन 100 साल पुरानी चीज़ को देख रहे हैं। फाइनली हुज्जाज इकराम कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदने के बाद और अपने साथ लेने के बाद उनका सफ़र मक्का की तरफ या फिर होली लैंड की तरफ स्टार्ट हो जाता। और इसके बाद ऑन शिप एंटरटेनमेंट के लिए एक डच ऑफिसर कुछ मैजिक शो वगैरह कर रहा है, जो कि ऑफकोर्स हमें वीडियो में इतना कुछ खास चीज़ समझ में नहीं आ रही, लेकिन ऑफकोर्स ये बहुत लंबी जर्नी की वजह से थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट तो लाजमी होती है। और इसके अलावा रास्ते के अंदर और आइलैंड से और मुल्कों के हुज्जाज इकराम भी इस वॉयज को या फिर इस शिप को ज्वाइन करते रहे। और जब ये शिप रेड सी के अंदर दाखिल होती है तो वहाँ पर ब्रिटिश इंडिया से, यानी आजकल के इंडिया पाकिस्तान के हुज्जाज इकराम ज्वाइन करते हैं। इस जगह को वैसे बाबुल मंदब कहा जाता है। सो यहाँ पर ये फाइनली जद्दा पहुँच गए हैं, लेकिन उन्होंने जद्दा को DJ से लिखा है। अब क्योंकि जद्दा में उस वक्त ऐसी बंदरगाह नहीं थी जहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ लंगर अंदाज हो सकें, तो इस वजह से हुज्जाज इकराम को छोटी छोटी शिप्स के अंदर लेके आया जाता था और बाद में उनके कस्टम चेकअप के साथ बाकी सारा प्रोसेस वगैरह किया जाता था।
जद्दा में इस वक्त सारी दुनिया से लोग आए हुए हैं और आप सोच सकते हो कि वो कितनी मुश्किल जर्नी करके यहाँ तक पहुँचे होंगे। जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री के स्टार्ट में मेंशन किया कि मुसलमान थोड़े थोड़े पैसे जोड़ते हैं ताकि वो ज़िंदगी में एक दफ़ा हज कर सकें, ये आदत आज भी एग्जिस्ट करती है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो सारी ज़िंदगी पैसे जोड़ते हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक दफ़ा हज कर सकें। सो यहाँ पे जद्दा शहर को थोड़ा सा दिखाया हुआ है। कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स आज भी जद्दा के अंदर एग्जिस्ट करती हैं जिसमें बालकोनियाँ बाहर निकली होती हैं और तकरीबन हर खिड़की के साथ बालकोनी होती है। ऑफ कोर्स नई बिल्डिंगों के अंदर ये चीज़ें अब कम नज़र आती हैं, लेकिन ये आज भी ऐसी बिल्डिंग्स एग्जिस्ट करती हैं। उस वक्त शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था वो गधे होता था। अब ये एक जद्दा की कॉफ़ी स्ट्रीट है। आप आइडिया लगाएं कि आज से 100 साल पहले भी ये कल्चर एग्जिस्ट करता था। जद्दा एक पोर्ट सिटी था, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉन्सुलेट नज़र आते थे, लेकिन इसके अंदर इंडिया का कॉन्सुलेट नहीं था क्योंकि इंडिया उस वक्त ब्रिटिश के अंडर आता था। तो यहाँ पर आपको इटली का नज़र आ रहा है, नीदरलैंड का नज़र आ रहा है, इजिप्ट का नज़र आएगा और इंग्लैंड का नज़र आएगा। ऑफ कोर्स यही लोग डील करते होंगे इंडियन हुज्जाज इकराम को भी, हमें यहाँ पे थोड़ा सा नज़र भी आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे जद्दा के आसपास के एरियाज़ की कुछ लाइफ दिखाई है, जो कि वो लोग जो बकरियाँ पाल के या फिर जानवर पाल के गुजारा करते थे और उसकी प्राइस क्या थी, और जद्दा के लोग फ्रेश वाटर को कलेक्ट करने के लिए कहाँ से पानी लेते थे। यहाँ पर कुछ लोगों की ड्यूटी होती थी कि वो ऊँट के ऊपर आते थे, पानी निकालते थे और फिर घर घर पानी पहुँचाते थे। यहाँ पर ये टीन के डब्बों के अंदर और डंकीज़ के ऊपर घर में पहुँचाया जा रहा है। ऊँट की अरब के माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत थी, इस वजह से उसे ऑयल वगैरह निकालने के लिए भी यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी जिससे वो एक चक्कर लगाता था और इस तरीके से बहुत सारे काम किए जाते थे। ये चीज़ अब अरब वर्ल्ड के अंदर बहुत मुश्किल ही कहीं एग्जिस्ट करती होगी, लेकिन अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज़ और अफ्रीका के पुराने कंट्रीज़ को देखें तो कुछ इस तरीके से आज भी जानवरों से काम लिए जाते हैं। सो यहाँ पर सारे हुज्जाज इकराम एहराम के अंदर नज़र आ रहे हैं। नॉर्मली जब ये शिप्स आया करती थी तो ये यलमलम से पहले रुका करती थी और वहाँ पर हुज्जाज इकराम एहराम बांधते थे। और अब यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है कि अब उन्होंने जद्दा से मक्का तक जाना है, और ये भी इट्सेल्फ काफ़ी मुश्किल जर्नी हुआ करती थी क्योंकि जो रास्ता था वो मुश्किल था। उस वक़्त का जो VIP ट्रीटमेंट कंसिडर किया जाता था वो यही था कि ऊँट के ऊपर आप आराम से बैठ के चले जाते हो। ऑफ कोर्स ये जो लोग यहाँ पे लेके जा रहे हैं ये उनके रोज़गार का हिस्सा था। अब यहाँ पर हर बंदे के पास ऊँट पर बैठने के पैसे नहीं हुआ करते थे, जिनके पास नहीं थे वो फिर पैदल सफ़र करते थे। और अब ये काफिला मक्का की तरफ जा रहा है। इंटरेस्टिंगली जो लोग पैदल चलते थे वो पहले पहुंच जाता था। सो ये मक्का की हुदूद थी, यहाँ से आगे नॉन मुस्लिम्स को इंटर होने की इजाज़त नहीं थी और यहाँ से हमें मक्का शहर नज़र आना शुरू होता है। तो उस वक़्त भी काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। ऑफ कोर्स आज के जितनी नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें उस वक़्त भी एग्जिस्ट करती थी। सो यहाँ पर हमें बैतुल्लाह यानी काबा नज़र आ रहा है। तो आपको आइडिया हो रहा होगा जिस तरह से कैमरा भी शेक कर रहा है और इसके अलावा किसी टॉप माउंटेन के ऊपर खड़े होकर इस चीज़ को शूट किया गया। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो लोग तवाफ़ कर रहे हैं और जो मसल्ले थे, जो 4 मसल्ले थे, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। सो यहाँ पे कुछ इस जगह से अगर हम देखें तो थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि शायद किसी मीनार के ऊपर खड़े होकर इसे शूट किया था। यहाँ पर अब जमजम के कुएं के ऊपर जो उस वक़्त इमारत हुआ करती थी वो थोड़ी सी दिखाई है। यहाँ पर कैमरामैन अंदर लेके गया, ये मदरसा अल फलाह है। इस नाम से मदरसा आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऑफ कोर्स उस जगह के ऊपर तो नहीं है। यहाँ पर हरम खाली है और बिल्कुल नेक्स्ट सीन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रश नज़र आना शुरू हो जाएगा। बाबुस सलाम जो कि मस्जिद का एक बहुत पुराना गेट हुआ करता था, वहाँ पर हुज्जाज इकराम निकल रहे हैं, नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं।
और इसके बाद लिखा आता है किंग इब्न सऊद अराइव। इस वक्त तक हिजाज जो है वो किंग अब्दुल अजीज के अंडर आ चुका हुआ था। सो यहाँ पर पहले कुछ गार्ड आते हैं और फिर उसके बाद किंग का पूरा कॉन्वॉय आता है। आपको वीडियो के एंगल से आइडिया हो रहा होगा कि ये हाइट से शूट किया गया। और अब जुमे का दिन आता है और यहाँ पर जुमे की नमाज हो रही है। और उस वक्त तक बैतुल्लाह के अंदर स्पीकर नहीं हुआ करता था, वो इसके 8 से 10 साल के बाद लगा, तो मोस्टली मुतकब्बिर ही इस्तेमाल किया जाता था। हाँ, अगर आप देखें तो जो मुसल्ले थे उसके अंदर लोग खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन सब एक साथ पढ़ रहे हैं। आपने तवाफ होता तो देखा, आप हुजाज इकराम को सही करने के लिए मस्जिद से बाहर आना पड़ता था। सफ़ा मरवा उस वक़्त मस्जिद के बाहर हुआ करते थे। आज जो हम चक्कर लगाते हैं जो कि मस्जिद का अब हिस्सा है, उस वक़्त बाहर ये एक रास्ता हुआ करता था जिसके ऊपर हुजाज इकराम इधर से उधर जाया करता था। ऑफ कोर्स इसमें एलिवेशन भी थी, तो कुछ जो ज़ईफ़ हज़रात थे उनको कंधों पर रख कर करवाया जाता था। ये मक्का की उस वक्त की मार्केट थी जहाँ पर जानवर वगैरह बिकते थे, और ऑफ कोर्स यहीं पर ही ज़िबा भी किया जाता था। ये उस वक्त की मस्जिद आयशा थी जहाँ पर मक्का के लोग एहराम बांधने के लिए आते थे। अगर हम देखें तो थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि ये आबादी से दूर हट के थी। और यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। बहुत सारे हुज्जाज इकराम अब मदीना जाने की तैयारियां कर रहे हैं। और ये काफिला मदीना जाने के लिए निकल पड़ा। यहाँ पर हमें मस्जिद नबवी दूर से नजर आ रही है और मदीना की कुछ आबादी नजर आ रही है। और इसके बाद एक क्लोजअप भी आता है जिसमें आप उस वक्त की मस्जिद नबवी को देख सकते हैं। इससे ज्यादा पास से गुंबद खदरा को तो दिखाया गया, लेकिन मस्जिद नबवी को नहीं दिखाया गया। और यहाँ पर एक चीज कैप्चर की है, वो है अजान का टाइम। मुअज्जिन जो है वो मीनार के ऊपर चढ़कर अजान दिया करते थे। आपने शायद ये वीडियो पहले भी देखी हो, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की जाती है कि 1928 के अंदर अजान इस तरीके से दी जाती थी, लेकिन इसमें साथ रिकॉर्डिंग शामिल नहीं थी। वो रिकॉर्डिंग या तो पहले की होगी या फिर बाद की होगी। सो ये मोस्ट प्रोबेबली हुज्जाज इकराम किसी तारीखी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। और ये उस वक़्त का मदीना शहर है जिसमें कुछ इस तरह की शॉप्स होती थी। आप अगर गौर करें तो इस तरह की शॉप्स आज भी मदीना के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद काफिला वापस मक्का चला जाता है और अब हज के लिए आगे हुज्जाज इकराम ने मिना, मुज़दलिफ़ा और अराफात जाना है। और यहाँ पर थोड़ी सी मदीना के आसपास के लोगों की लाइफ भी दिखाई है कि वो किस तरीके से इरिगेशन वगैरह करते हैं और कुओं से पानी किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर हुज्जाज इकराम आने के बाद ज़ाहिर है तवाफ़ करेंगे, तो वो तवाफ़ कर रहे हैं। और इसके बाद अब वो अरफात के लिए निकल गए। और ऑफकोर्स ज़्यादातर लोग ऊँटों के ऊपर ही थे और कुछ लोग गाड़ियों के ऊपर थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों की गाड़ियाँ फंसी हुई थी क्योंकि उस वक़्त रोड भी एग्जिस्ट नहीं करता था। जो रास्ते एग्जिस्ट करते थे वो एक्चुअली जानवरों की मोबिलिटी के लिए बनाए गए थे। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि इवन दो आप गाड़ी के ऊपर भी हज कर रहे होते तो आपको किस लेवल की मुश्किलों से गुजरना पड़ना था। यहाँ पर हुज्जाज इकराम अरफात के अंदर पहुंच चुके हैं, यानी ये 8 ज़ुल्हज्जा का दिन है। जबलुर रहमा आज भी एक्सेस करता है, आप विज़िट कर सकते हैं जाके। और इसके अलावा अगर हम वीडियो के अंदर थोड़ा सा आगे देखें तो यहाँ पे बहुत सारे हुज्जाज इकराम के खैमे नज़र आ रहे हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्री के अंदर बाद में बताया गया है कि उस साल 20,000 टेंट्स लगाए गए थे। अब ये सारा अरफात का टाइम है और ऑफ कोर्स उसमें खाना वगैरह सर्व किया जा रहा है और हुज्जाज इकराम वगैरह सारे अपने काम वगैरह कर रहे हैं और लोग उनकी खिदमत भी कर रहे हैं। यहाँ पर हुज्जाज इकराम के टेंट के अंदर की लाइफ दिखाई है
पर सरप्राइजिंगली आपको यहाँ पे हुक्का या फिर जिसे आजकल शीशा भी कहा जाता है वो भी नज़र आ रहा है, जिसका एक बाद में क्लोजअप भी थोड़ा सा नज़र आता है। और हुज्जाज को पानी सर्व करने के लिए कुछ इस तरह के बैग रखे जाते थे जिससे हुज्जाज पानी कलेक्ट करके उसे यूज़ करते थे या फिर पीते थे, और ये पानी आया करता था जुबैदा केनाल से। यहाँ पर आपको एक छोटा सा शॉट नज़र आता है जिसमें साथ लिखा आता है कि ये फॉरबिडन है, इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ये काम करते हैं। यहाँ पर हुज्जाज इकराम अराफात से निकल रहे हैं, अब इन्होंने मीना पहुँचना है। ऑफ कोर्स उसी तरीके से कुछ लोग ऊँट के ऊपर बैठे हुए हैं, ज़्यादातर लोग पैदल चल रहे हैं। रास्ते में ये मुज़दलिफ़ा में रुकते हैं और इसके बाद ये मीना आ जाता है। अब ये इलाका जो है ये ऑफ कोर्स नॉर्मल डेज़ के अंदर तो आपको यहाँ पे कोई नहीं नज़र आता, लेकिन हज के दिनों के अंदर यहाँ पे बहुत गहमा गहमी होती है। और ये वो शैतान है जिससे पहले दिन कंकरियाँ मारी जाती हैं। अब अगर इसका साइज़ देखें और इसे फिर कंपेयर करें आज के साइज़ से, ऑफ कोर्स अब लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ये मीना की मस्जिद है जिसे मस्जिद अल खैफ कहा जाता है। और ये हुज्जाज इकराम का कैंप है जो कि मीना के अंदर लगाया गया था। इसमें सारे जाहिर सी बात है टेंट्स वगैरह ही थे, और कुछ लोग घरों के अंदर भी रुके हुए थे, जो कि उस ज़माने में बहुत कम एग्जिस्ट करते थे यहाँ पर। अब तो काफ़ी सारे पक्के मकान भी आपको नज़र आते हैं। यहाँ पर हुज्जाज इकराम शैतान को कंकरियाँ मार रहे हैं। यहाँ से हुज्जाज इकराम मीना से निकल के अब वापस मक्का आएंगे जहाँ पर वो तवाफ़ करेंगे। और इस जगह के ऊपर हरम को काफ़ी टॉप से दिखाया गया है, और साथ ही मक्का की कुछ छोटी छोटी जो गलियां थी वो भी दिखाई गई हैं। इसके बाद हुज्जाज इकराम वापस जाने की तैयारी शुरू करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा दिन रुकेंगे और कुछ लोग अब तैयारी करके वापस जद्दा की तरफ जाएंगे कि उन्होंने अब वापस अपने मुल्क के अंदर पहुंचना है। यहाँ पे मक्का की कुछ लाइफ दिखाई गई है कि उस वक़्त की मक्का की लाइफ किस तरह की थी। और अब लोग तवाफुल विदा करने के लिए काबा में आखिरी दफ़ा आए हैं। अगेन अब ये जर्नी यहाँ से शुरू होती है। अब इन लोगों ने अपने सामान के साथ वापस जद्दा पहुँचना है। फास्ट फॉरवर्ड वो आपको जद्दा में ले जाता है, जहाँ पर अब हुज्जाज इकराम अपनी शिप की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं। अगेन तरीकाकार वही है कि छोटी छोटी बोट से बड़ी शिप की तरफ जाया जाएगा जो कि वहां पे खड़ी हुई है। और ये वही शिप है जिसके ऊपर हुज्जाज इकराम यहाँ पे आए थे। जब सब हुज्जाज इकराम ऑन बोर्ड हो जाते हैं तो डच कॉन्सुलेट फिर शिप के ऊपर आता है। इसके बाद यहाँ से जर्नी अपने घर की तरफ या फिर अपने होमलैंड की तरफ स्टार्ट हो जाती है, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट आ जाता है, और वो ये कि एक इंसान शिप के ऊपर वफात पा जाता है। और उस वक़्त जब शिप्स के ऊपर कोई भी वफात पा जाता था तो उसे गुस्ल दिया जाता था, कफन दिया जाता था, जनाजा पढ़कर उसे स्लोली समंदर की मौजों के हवाले कर दिया जाता था, क्योंकि आप इतनी देर तक डेड बॉडी को अपने साथ नहीं रख सकते थे। यहाँ पर कुछ हुज्जाज इकराम जनाजा पढ़ रहे हैं और फिर इसके बाद स्लोली मुर्दे को समंदर के हवाले कर दिया जाता है। सो यहाँ पर आपने अपने पुराने बुजुर्गों से ये बात सुनी होगी कि उस वक़्त ये पता भी नहीं होता था कि जो लोग हज करने जाएंगे वो जिंदा वापस आएंगे भी कि नहीं। और इसके बाद ऑफ कोर्स हाजी जब अपने होमलैंड पहुंचते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्री एंड हो जाती है। यहाँ पर मैंने इसके मेन पार्ट्स को आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर आप इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो।